पिछली क्लास में जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोग प्रियम्बल पर बात कर रहे थे और बात करने के दौरान जो है ये बात मन में उठ रही थी कि कहीं न कहीं हम लोग को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा से बात करनी चाहिए थी। हम लोग को बात अपनी संविधान सभा से शुरू करते हैं, इसलिए आज आप में से बहुत सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट भी आई थी कि सर आप संविधान सभा से बात करिए। तो संविधान सभा इसलिए महत्वपूर्ण है, इसके पहले भी संविधान के इतिहास पर बात की जा सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि वह कमोबेश आप लोग जो है आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते ही हैं। तो संविधान सभा के अगर ऐतिहासिक पहलू पर बात करें हम लोग सबसे पहले, तो पहला पॉइंट जो है मैं सीधे सीधे कुछ फैक्ट्स पे आना चाह रहा हूँ, कुछ तथ्यों के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, जिससे कि हम लोगों की जो है कहानी आगे आराम से बढ़ सके। पहली चीज थी कि 1895 में संविधान का निर्माण भारतीय ही करें, इसकी बात बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। बाल गंगाधर तिलक जी ने, इन्होंने क्या बोला था कि भारतीयों का संविधान भारतीय ही बनाए, लेकिन इनके इस मांग में थोड़ा सा एक जो है पॉइंट है वो हम लोग को समझना चाहिए कि यह पूर्ण स्वतंत्र भारत की मांग नहीं करते थे, यह स्वराज या डोमिनियन स्टेटस की मांग करते थे, यानी कि हमारे मालिक हुक्मरान जो है वह अंग्रेज बने रहें लेकिन अंदरूनी मसलों पर हम स्वतंत्र रहें। इसके बाद भारतीय इतिहास के सबसे बड़े नायक, सबसे बड़े महात्मा गांधी आते हैं। हालांकि मेरे इन विशेषणों से मुझे आशा है कि आप में से कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन उसको दरकिनार रखते हैं। 1922 में महात्मा गांधी ने यह मांग की थी कि भारतीयों का निर्माण, सब भारतीयों के संविधान का निर्माण भारतीयों के जरिए हो, भारतीय संविधान के निर्माण की मांग की थी। यह महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्टली यही सवाल पूछ दिए जाते हैं कि सबसे पहले किसने मांग की थी, तो अगर बाल गंगाधर तिलक आ जाएंगे, 1922 में महात्मा गांधी आ जाएंगे। तीसरा आता है कि किस पार्टी ने या किस दल ने सबसे पहले संविधान की मांग की थी, तो इसका जवाब है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी ने 1924 में इसकी सबसे पहले मांग की थी। 1924 में स्वराज पार्टी के तौर पर दो लोगों का नाम हमारे सामने ज्यादा आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। यह दो नाम याद रखने चाहिए। पहला मोतीलाल नेहरू जी का है, क्या ही शानदार वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे, और नन अदर देन पंडित मदन मोहन मालवीय जी का। इन दोनों लोगों ने जो है सहयोग आंदोलन की असफलता के बाद या उसको वापस लिए जाने के बाद स्वराज पार्टी का निर्माण किया था, और इस स्वराज पार्टी ने 1924 में संविधान के बनाए जाने की मांग की थी। तो पार्टी के तौर पर सबसे पहले स्वराज पार्टी आई थी। तो समस्या ये है कि कांग्रेस ने कब बात की, क्योंकि आजादी के दौर में सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस का रहा है। तो अगर हम कांग्रेस के दौर की देखने की बात करें, मैं इसको स्पष्ट रूप से इसलिए लिख रहा हूं कि अगर आप में से कुछ लोग इसे नोट्स के तौर पर तैयार करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज दे करके आराम से ये चीजें उतार सकते हैं, और अगर सिर्फ जो है ये छोटे छोटे बिंदु भी आपने लिखे तो याद रह जाएंगे। आगे की बात करते हैं, और आगे क्या हमको देखना है कि हम लोग बात कर रहे थे कि कांग्रेस कब पिक्चर में आ रही है, कांग्रेस कब इसकी डिमांड करेगी, कि सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस का है। तो हम लोग अभी उसके पहले एक और घटना करती है, और वह थी 1934 में एक साम्यवादी विचारक हुए हैं जो किसी समय रूस में जब क्रांति चल रही थी, और रूस क्रांति के बाद जब वहां पर सरकार का गठन हुआ था तो वहां पर जो विचारक मंडल बनाया गया था तो उसमें भी इनका नाम शामिल था, और वो थे मानवेंद्र नाथ राय। ये भी कहने की बात नहीं है कि साम्यवाद का जो सबसे ज्यादा जोर जो है बंगालियों में रहा है, तो मानवेंद्र नाथ राय जी भी वहीं से आए थे, राय थे। एम एन राय अगर इंग्लिश में लिखा जाए
तो कई बार एम एन रॉय आ जाता है, तो आप लोग समझ सकते हैं। और इन्होंने संविधान सभा शब्द का प्रयोग किया। तो संविधान सभा के गठन की अगर मांग करें तो एम एन रॉय आए। इसके पहले जितना हो रहा था संविधान बनाने की मांग हो रही थी, संविधान सभा के गठन की मांग नहीं हो रही थी। तो ये 1934 में मानवेंद्र नाथ राय जी आए। फिर 1935 के अधिवेशन में कांग्रेस ने सबसे पहली बार 1935 के अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के विचार को आधिकारिक रूप से अपनाया। उसके बाद 36, 37 और 38 में भी कांग्रेस ने अपने अधिवेशनों में संविधान सभा की मांग की दोहराई है। इसमें से 35 महत्वपूर्ण है। अच्छा, कैसे याद रखेंगे कि कांग्रेस ने 35 में मांग की थी? तो इसका एक कारण है, 1935 में ब्रिटिश संसद ने अपना अब तक का सबसे बड़ा और जटिल कानून तैयार किया, जो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से 1935 भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जिसका कि माना जाता है कि 2/3 प्रभाव या 2/3 लक्षण जिसके आज भी भारतीय संविधान में मौजूद हैं। उसका जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने विरोध किया था। ये 1935 में कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो उसके विरोध में उन्होंने कहा कि नहीं, ये संविधान आप हम पर, ये कानून आप हम पर थोप रहे हैं 1935 के एक्ट को, और उसी के अगेंस्ट में उन्होंने मांग की कि हमको हमारा संविधान स्वयं बनाने की इजाजत दी जाए, जिसको 36, 37 और 38 में लगातार कांग्रेस के अधिवेशनों में दोहराया गया है। इसमें से एक बार आया था 1937 का अधिवेशन। 1937 के अधिवेशन की खासियत ये थी कि यह अधिवेशन फैजपुर में हुई थी। फैजपुर की क्या खासियत थी कि फैजपुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अकेला एकमात्र अधिवेशन था जो किसी गांव में हुआ था। यह एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको आप लोग इस फैक्ट को ध्यान में रखेंगे। तो साहब कहां हुआ? 1895, 1922, 1924, 1934 और 1935 में कांग्रेस ने अपनाया और 36, 37, 38 तक गया। धीरे धीरे यह भारत की मांग में, हर सभाओं में, हर मांग में जुड़ता गया। हम लोग बात कर रहे थे कि किस प्रकार से जो है ये पूरा का पूरा जो है संविधान सभा के बनाने का इतिहास तैयार हो रहा था। तो अंग्रेजों की तरफ से हम सबसे पहले आए कि अंग्रेजों की तरफ से सबसे पहले इसकी मंजूरी कब मिली थी? तो यह मंजूरी मिली थी हम लोगों को क्रिप्स मिशन में। क्रिप्स मिशन में 1942 में। क्रिप्स मिशन हालांकि आया था भारत में संवैधानिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करने के लिए, लेकिन उसने यह बात स्वीकार कर ली थी जो हम लोगों ने अभी देखा था कि 35, 36, 37, 38 लगातार कांग्रेस ने 1935, 36, 37, 38 कांग्रेस ने अपने अधिवेशनों में यह मांग किया हुआ था कि भारत में अपना एक संविधान सभा और संविधान सभा के जरिए भारतीयों का संविधान का निर्माण हो। क्रिप्स मिशन में इस बात को माना तो गया, लेकिन कहा गया कि ये युद्ध समाप्ति के बाद, युद्ध समाप्ति का मतलब क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद। एक समस्या पैदा होती है कि जब आप कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद हम करेंगे, तो गांधी जी जो कि चतुर राजनेता थे, बहुत सारे लोग उनको चतुर राजनेता आज कह रहे हैं, तो हम भी उसी जुमले का प्रयोग कर लेते हैं कि गांधी जी ने कहा कि भैया ये तो पोस्ट डेटेड चेक थमा रहे हो आप हमको, ये तो बाद की तारीख में, तब तक पता नहीं आपका बैंक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि नहीं, हमें ये बात मंजूर नहीं है। तो क्रिप्स मिशन ने इसे स्वीकार तो किया था, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ। आज द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह तय हो गया था कि अब अंग्रेज जो है बहुत लंबे समय तक भारत पर शासन नहीं कर पाएंगे। नतीजन सत्ता किस प्रकार से हस्तांतरित की जाए, इसको लेकर के और कहीं न कहीं भारतीयों की मांग को जो है देखते हुए 1946 में कैबिनेट मिशन आया।
कैबिनेट मिशन में 3 अंग्रेज थे, नाम हमारे पॉलिटी के लिए उतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर, ये 3 थे। और क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर ये तीनों भारत में आए तो इन्होंने कहा कि सत्ता हस्तांतरित करने का सबसे अच्छा उपाय है कि महात्मा गांधी को सब सौंप दो भाई। महात्मा गांधी भारत के सबसे बड़े नेता हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा कि मैं तो जो है पद के लिए हूं नहीं, ना ही ये मेरा काम है, मैं तो समाज सेवा करूंगा, राजनीति मुझे करनी नहीं है। और महात्मा गांधी ने जो है सत्ता अपने हाथ में लेने से मना कर दिया। और महात्मा गांधी ने बड़ी सुंदर सी बात कही। महात्मा गांधी ने कहा कि आजादी की लड़ाई पूरे भारत में सभी वर्गों ने मिलकर के लड़ी है, इसलिए जब आप सत्ता देने जा रहे हैं तो आप ये सारे दलों से, सारे वर्गों से मिलकर के बात करिए। और नतीजन अंग्रेजों के लाख कोशिश के बावजूद महात्मा गांधी ने उनकी बात को ठुकराया और मजबूरन अंग्रेजों को भारत के सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करने के लिए विवश होना पड़ा। फिर वो मार्च अप्रैल का महीना, शिमला की ठंडी वादियां, बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर एक कमरे में बैठक चल रही थी। और उस बैठक में सबसे आगे की चेयर पर, आप लोग इसको किसी फिल्म की तरह अपने सामने अनुभव कीजिएगा कि सबसे सामने की तरफ क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर बैठे हुए हैं और उनके बाएं हाथ की तरफ सबसे पहले मौलाना अबुल कलाम आजाद। खूबसूरती देखिएगा सीटिंग अरेंजमेंट की। मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनके बगल में पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके बगल में सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके बगल में खान अब्दुल गफ्फार खान। यानी कि बाएं हाथ की चेयर पर पूरी तरह से कांग्रेस काबिज थी, क्योंकि भारत के सबसे बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व वही करती थी और निर्विवाद रूप से कांग्रेस को जो है स्वतंत्रता आंदोलन का मुखिया दल माना गया। क्यों ये सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा बनाया क्यों गया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद उस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे, या उस समय अध्यक्ष शब्द को राष्ट्रपति बोला जाता था, लेकिन उसको कहने से कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कांग्रेस अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। दूसरे नंबर पर नेहरू जी बैठे हुए थे, क्योंकि नेहरू जी उस समय सबसे बड़े नेता थे और 1941 से ही महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी थे। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे हुए थे, जो कि नेहरू जी के अनन्य दोस्त और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शायद नेहरू जी के बाद दूसरी शख्सियत थे। और सबसे अंत में खान अब्दुल गफ्फार खान बैठे हुए थे। इनके बैठने का मतलब यह था कि ये जो पाकिस्तान के जिस क्षेत्र की मांग की जा रही थी वहां से एक बड़े मुस्लिम नेता थे। तो कांग्रेस की सीटिंग अरेंजमेंट में दोनों साइड से मुसलमान और बीच में 2 हिंदू थे। यह इस बात का संकेत था कि कांग्रेस में हिंदू और मुसलमान दोनों का प्रतिनिधित्व बराबर रूप से है। दाहिनी तरफ सबसे आगे जिन्ना बैठे हुए थे, जिन्ना के बाद सादुल्ला बैठे हुए थे और सादुल्ला के बाद भोपाल के नवाब बैठे हुए थे। जिन्ना और उनके सहयोगी तो मुस्लिम लीग से थे। जो भोपाल के नवाब थे वह एक तीसरे दल के रूप में थे। यह तीसरा दल कौन सा था कि 550 से अधिक देशी रियासतें थी और इन 550 से अधिक देशी रियासतों में का अपना एक संगठन था और इस संगठन के नेता के तौर पर या अध्यक्ष और चेयरमैन के तौर पर भोपाल के नवाब को चुना गया था। तो ये लोग बैठ करके वहां पर डिस्कस कर रहे थे। बाहर जितनी ही सर्दी थी, बर्फ गिर रही थी, अंदर उतनी ही चिंगारियां उड़ रही थी। कुछ कमरे को गर्म करने के लिए जो आग जलाई गई थी उसकी चिंगारियां थी और कुछ जिन्ना साहब के आवाज से निकल रही थी। जिन्ना साहब इस बात पर लगातार तुले हुए थे कि भारत को आजाद न किया जाए, बल्कि भारत और पाकिस्तान को बांट दिया जाए और दोनों को अलग अलग आजाद किया जाए। वहीं पर नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस का यह कहना था कि मुसलमान भी इस देश में ही रहना चाहते हैं, मुसलमान इस देश का बंटवारा नहीं चाहते हैं, इसलिए भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होना चाहिए। और इस बात को पुरजोर रूप से साबित करने में अबुल कलाम आजाद और खान अब्दुल गफ्फार खान ने उनका साथ दिया। कांग्रेस ने बड़ी सफलतापूर्वक जिन्ना के षड्यंत्र को असफल किया और अंग्रेजों को यह समझाने में सफल रहे कि एक भारत और एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। नतीजन एक भारत एक संविधान सभा, और अंग्रेजों ने इस बात को माना और भारत के लिए एक संविधान सभा की बात कही और उन्होंने पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया। इसको लेकर के जिन्ना ने बवाल काटा
लेकिन जिन्ना के बवाल को लेकर के उतना महत्व नहीं दिया गया। हालांकि जिन्ना ने 16 अगस्त से प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, लेकिन ये सब इतिहास का विषय है। हम वापस आते हैं कि कैबिनेट मिशन की योजना के बाद भारत में जो है यह तय हो गया था कि अब जो है यहाँ पर एक संविधान सभा गठित की जाए। तो उस समय यह समझना जरूरी है कि भारत कैसा था। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत को 3 भागों में बांटा जा सकता था। राजनीतिक रूप से भारत को 3 भागों में बांटा जा सकता था। एक भाग ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये भारत के 3 भाग थे। एक भाग था जिसको कि आप ब्रिटिश भारत कह सकते हैं, ब्रिटिश भारत आप कह लीजिए, जो कि बहुत बड़ा भाग था। और यह वो क्षेत्र था जिसमें कि ब्रिटिश कानून के तहत भारत में निर्वाचित सदस्य थे, विधानसभाएं थी। यह ब्रिटिश भारत ऐसा था जिसमें विधानसभाएं थी, विधानसभाएं थी। जैसे संयुक्त प्रांत जो आज का उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रांत, पंजाब और सिंध, उड़ीसा, बंगाल, तो इस तरह से बहुत सारे क्षेत्र थे। तो उनमें विधानसभाएं थी जो विधानसभाएं चुन करके आई थी 1935 के एक्ट के तहत। ये विधानसभाएं किस एक्ट के तहत चुनी गई थी? तो 1935 के एक्ट के तहत चुनी गई थी। एक दूसरा था जो देशी रियासतों का था। यहां पर राजा, रानी, नवाब और बेगमें शासन कर रहे थे। तो यहां पर कोई विधानसभाएं नहीं थी। तो कहे कि ठीक है, आज तक तो ब्रिटिश भारत हो गया, देशी रियासत हो गया, ये तीसरा कौन था? तो बोले ये जो तीसरा था यह चीफ कमिश्नरों के प्रांत थे। यानी यहाँ पर शासन का अधिकार चीफ कमिश्नरों को, यानी कि यह भी ब्रिटिश भारत चीफ कमिश्नरों का प्रांत था। यानी कि यहाँ पर ब्रिटिश भारत ही था यह भी मूल रूप से, लेकिन यहाँ पर विधानसभाएं ये 4 थे, जैसे अजमेर, मारवाड़, कुर्ग वगैरह करके 4 थी टोटल। तो यहाँ पर जो है ब्रिटिश भारत ही था, लेकिन विधानसभाएं नहीं थी। इसको आप मोटे तौर पर समझने के लिए समझ सकते हैं कि यह संघ शासित क्षेत्रों जैसे थे। अभी तो संघ शासित क्षेत्रों में भी विधानसभाएं 2 में, लेकिन हम लोग ऐसे लेंगे जैसे पांडिचेरी, चंडीगढ़, यहाँ पांडिचेरी में तो है, अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली, चंडीगढ़, जहां पर विधानसभाएं नहीं है। इन तीनों ही जगह के लोगों को, चूंकि सभी भारत के थे, भारत का प्रतिनिधित्व था, तो संविधान सभा में इन लोगों को भेजने की बात हुई। तो अब मान लीजिए कि यह आपका संविधान सभा बन रहा था। तो संविधान सभा में कुछ लोग ऐसे आए जो कि निर्वाचित थे। यह निर्वाचित सदस्य कहां से आए? तो कहे ब्रिटिश भारत से आए। निर्वाचित सदस्य कहां से आ रहे हैं? ब्रिटिश भारत में संविधान सभा से। संविधान सभा में ये निर्वाचित आए। फिर देशी रियासत के सदस्यों ने नामांकित किया। क्योंकि इनके विधानसभा नहीं थी, इसलिए निर्वाचन का सवाल ही नहीं उठा था। तो नामांकित कौन करेगा? वहां के राजा, रानी, नवाब, बेगम, इन लोगों ने किया। फिर चीफ कमिश्नर के प्रांत इनके यहाँ भी नहीं थे, तो इन्होंने भी नामांकित कराया। तो ये मैं नामांकित वाली लाइन है। तो यानी कि 2 हिस्से से नामांकित आए और 1 हिस्से से निर्वाचित आए। लेकिन यह जो एक हिस्सा था, यह सबसे बड़ा हिस्सा था, इसलिए ज्यादातर मेंबर्स निर्वाचित थे। ज्यादातर किताबों में लिख दिया जाता है कि सारे सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। यह एक बहुत बड़ी गलती है, बचना पड़ेगा इससे। सारे सदस्य निर्वाचित नहीं थे। संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित भी थे और नामांकित भी थे। कितने सदस्य आए होंगे, यह कैसे तय हुआ होगा? तो कहे कि जो सदस्यों का नामांकन और निर्वाचन था वह समानुपातिक प्रतिनिधित्व पर था। समानुपातिक प्रतिनिधित्व यह क्या होता है? यानी कि जनता के अनुपात में प्रतिनिधियों का चयन, सदस्यों का चयन किया गया। तो यह कितने पर किया गया था? तो बोले कि एक सदस्य प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर निर्वाचित किया गया। तो उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? 39 करोड़ के आसपास थी।
जो अखंड भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर के बनी हुई थी, तो 39 करोड़ के होने के कारण करीबन करीबन 390 सदस्य इस अनुपात में होने चाहिए थे। तो वस्तुतः जो संख्या थी वह 389 थी। यह 389 सदस्यों के लिए फिर निर्वाचन हुआ होगा और नामांकन हुआ होगा। तो यह जो निर्वाचन हुआ सदस्यों के लिए, यह निर्वाचन कब हुआ? तो यह निर्वाचन की डेट याद रखनी चाहिए, एग्जाम्स में आया है। यह जुलाई अगस्त 1946 में हुई थी। जुलाई अगस्त 1946 में सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। अब एग्जाम में अगर दोनों बात आ जाए कि जुलाई 1946 अगस्त 1946, तो आपको जुलाई 1946 लेकर के चलना होगा, क्योंकि तमाम बोर्ड्स ने अब तक जुलाई 1946 को माना है, सामान्य रूप से जुलाई अगस्त 1946, क्योंकि प्रक्रिया जुलाई में शुरू हो रही थी निर्वाचन की। तो जुलाई अगस्त 1946 का जो है यह बोला गया है। अब ये जब चुने गए तो इनका कितना था, कितने निर्वाचित थे, कितने नामांकित थे, तो यह बताना होगा। तो 389 में से निर्वाचित इलेक्टेड कितने थे? तो यह इलेक्टेड की संख्या जो थी वह थी 292। ठीक है। तो फिर नॉमिनेटेड कितने थे? तो कहे नॉमिनेटेड को भी दो भाग में बांटिए। एक नॉमिनेटेड बांटिए प्रिंसली स्टेट्स का और दूसरा बांटिए चीफ कमिश्नर के प्रांतों का। ये दो चीज समझ में आ रही है ना? एक इलेक्टेड थे, दूसरे नॉमिनेटेड थे। एक इलेक्टेड थे, दूसरे नॉमिनेटेड, निर्वाचित और नामांकित। तो जो निर्वाचित थे वह 292 हो गए 389 टोटल में से। नॉमिनेटेड कितने हो गए? ये प्रिंसली स्टेट के, ये चीफ कमिश्नर के प्रांतों के। तो इसका याद रख लीजिए 4। तो जब इसमें से इसको आप करेंगे तो आपके पास ये बचेंगे 93। तो प्रिंसली स्टेट से 93 थे, चीफ कमिश्नर से 4 थे और ये 292 थे। अब ये किस आधार पर निर्वाचन हुआ था? यह चुनाव किस आधार पर लड़ा गया था? तो निर्वाचन का जब आधार बताते हैं कि क्या यह प्रत्यक्ष मतदान था, तो कहे क्या निर्वाचन की पद्धति क्या अपनाई गई थी? तो निर्वाचन की पद्धति कहते हैं कि यह प्रत्यक्ष था। तो बोले नहीं, यह प्रत्यक्ष नहीं था। यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है ना आपको? प्रत्यक्ष नहीं था। तो कहे प्रत्यक्ष नहीं था। तो अगर प्रत्यक्ष नहीं था तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार भी नहीं रहा होगा, क्योंकि सार्वभौम वयस्क मताधिकार किसका लक्षण है? प्रत्यक्ष निर्वाचन का। ये सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्या कि जितने लोग भी 18 या 21 साल की उम्र पार कर गए हों वो सब लोग वोट दे सकते हैं। तो कहे कि यह अभी नहीं था जैसा कि आज लोकसभा के चुनाव में अपनाते हैं, यह कुछ वैसा चुनाव था जैसा कि राज्यसभा का होता है। अभी जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो राज्यसभा का चुनाव बड़ा गर्म मुद्दा है। गुजरात में आप लोग देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। कोई अपने विधायकों को जो है लेकर के जाकर के कर्नाटक में छिपा दे रहा है, तो दूसरा वाला कह रहा है अच्छा वीडियो गेम जैसा, तो फिर वो दूसरा वाला जाकर के वहां पर इनकम टैक्स की रेट डलवा दे रहा है। समझ में नहीं आ रहा साहब कि राज्यसभा का चुनाव है कि वीडियो गेम है। खैर राजनीति है, मजे लीजिए, परेशान मत होइए। तो कहे प्रत्यक्ष नहीं, सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं। तो कहे कि फिर चुनाव है कैसा? तो कहे पहला कि यह अप्रत्यक्ष था, यानी कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि पहले विधानसभा में चुने हुए लोग आए और उन चुने हुए लोगों ने आगे चुने हुए लोगों को भेजा, तो अप्रत्यक्ष था, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में होता है। दूसरा समानुपातिक प्रतिनिधित्व था। समानुपातिक, मैं थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूं ताकि जो है हम लोग के लिए आसान हो जाए, जगह की कमी पड़ रही है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व था, यानी कि जनसंख्या का एक निश्चित अनुपात चुन रहा था। कितना था? एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर आ रहा था। और तीसरा याद रखिएगा, एकल संक्रमणीय सिंगल ट्रांसफरेबल मतदान पद्धति थी, एकल संक्रमणीय पद्धति थी।